नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज बात होगी सिस्टम में सड़ांध की, बात होगी खतरे में पड़ी बेटियों की, साथ ही बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में बैठे हवस के हैवान के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिस्टम के सड़ांध के बारे में। कैसे हमारा सिस्टम अपनों के ही हाथों दम तोड़ रहा है, कैसे एक गरीब आदमी अब भी इंसाफ की बाट जोह रहा है। दर्द की ये आवाज बयां करती है सिस्टम के सड़ांध को। दर्द की ये आवाज बयां करती है समाज के दोहरे चेहरे को। वही चेहरा जो समाज का ठेकेदार होने का दम भरता है। इस महिला का दर्द देखकर यही लगता है कि महादलित के राज में भी दलित सुरक्षित नहीं है। इस महिला का दर्द मांझी के प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है, लेकिन उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। बिहार के कटिहार को लगता है किसी की नजर लग गई है। अभी यहां के बिन ब्याही मां का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि जुर्म की दुनिया में एक नई घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब आप इस सवाल के पीछे का पूरा वाकया भी जान लें। इस महिला को इंदिरा आवास के बदले में रेप का शिकार बनाया जाता है। महिला को पंचायत भवन में बुलाया जाता है। पीड़ित महिला जब वहां पहुंचती है तो पहले से मौजूद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया। इंदिरा आवास के कि पासबुक ले जा यहाँ से पंचायत भवन से सब न ले गए। तो हम बोला कि सब न ले गया, कोई नहीं देखा है। तो हमारे अकल्ले बोला छो तो कहे कि यहाँ सब न ले गए, तोरे एक पासबुक है। तो गलिए अंदर गलिए तो छिटकनी लगा दिल के, हाथ गोर पकड़ के बुरा काम करके वहाँ से लिए। तो घर में कोई नहीं चले, आदमी का फोन कर लिए। किसी तरह अपने घर पहुंची महिला ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने की बात की, लेकिन समाज के ठेकेदारों ने थाने की बजाय पंचायत में मामले को सुलझाने के लिए कहा। 2 महीने पहले पंचायत भी बैठी और फिर पंचायत में फैसला हुआ कि रेप की शिकार महिला को 41,000 रुपए दिए जाएं। आप खुद सोचिए कि तुगलकी पंचायत के फैसले के क्या मायने हैं। भला एक महिला की अस्मत की कीमत भी अब पंचायत तय करने लगी है। यह हमारे समाज के दोहरे चेहरे को दिखाता है, समाज को कटघरे में खड़ा भी करता है। महिला ने पंचायत के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। उसने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन इसकी बड़ी कीमत पीड़िता को चुकानी पड़ी। तो 10 दिन के अंदर हम अले तो गाँव समाज का पूछल के, तो गाँव समाज न कल के कि अपना गाँव सब मिली ले फैसला कर ले। गाँव नहीं फैसला करते तब आगू बढ़िया। तो गाँव समाज ने पंचायती बैठल के 41,000 टका जुर्माना करके सब ना फैसला करके 41,000 जुर्माना करके बुरा काम जो करके मेरे साथ तो फैसला करके 41,000 टका जुर्माना करके। तो भाई प्रकाश विदास न कल के कि हमरा की सोची तो जुर्माना तोरा पति लेतो। तो मैं कहली हमरा साथ में बुरा काम कर 41,000 टका तोरा जुर्माना करके छे तो दिल छे। तो मैं के जवाब दिल कि तोरा पति 41,000 टका जुर्माना लेतो, चाहे तोरा पति के हम आग लगा देबो न तोरा पति के हम उठा लेबो। दबंगों को महिला का विरोध नागवार गुजरा। उन दरिंदों ने महिला के पति को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। उसके पति को आग के हवाले कर दिया। वो बुरी तरह झुलस गया और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन सिस्टम की हकीकत दिखना बाकी था। एक गरीब का दर्द अभी और गहरा होना बाकी था। सरकारी सदर अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद इस मामले में कोई भी मामला थाने में दर्ज नहीं हुआ। जब इस बारे में पुलिस वालों से पूछा गया तो उनके जवाब आप खुद सुनिए। हमको तो नहीं मालूम कोई हुआ है फर्द बयान सदर अस्पताल में इसका इलाज हो रहा है। हमको नहीं मालूम है क्या यहाँ हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि आग से झुलसने के बाद इस शख्स को पुलिस वालों की सूचना के बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या सूचना मिला था? थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया कि वहाँ जो है मतलब एक जल गया है, तो उसको हम लोग जो है इस जली स्थिति में जो है था हॉस्पिटल भिजवाए। क्या स्थिति थी? जला हुआ था। क्या बता कोई यार? नहीं कुछ बयान नहीं दिया। अब उसकी स्थिति क्या जानकारी? मामला दर्ज हुआ है? मामला लोग थाना पर नहीं पहुँचा है। थाना पर नहीं पहुँचा अभी मामला अब तक थाना नहीं। हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, उसका फर्द बयान लिया गया है? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। किसके द्वारा आपको सूचना मिली? थाना प्रभारी द्वारा। कौन थाना प्रभारी? कोढ़ा। आप कौन? हम उनके सहायक हैं। कौन थाना प्रभारी? हम कोलासी। 3 जनवरी को भर्ती हुआ शख्स जिंदगी और मौत से जूझता रहा। इस जंग में शायद वो मौत को मात भी दे दे, लेकिन सिस्टम के साथ जंग में उसकी हिम्मत टूटने लगी है। मामले में मीडिया के दखल के बाद पुलिस ने कहा कि मामले में पीड़ित शख्स अपनी लापरवाही से जला है। पुलिस ने उसकी पत्नी के बयान का हवाला दिया। की गल के थाना में करके जाइए, वहाँ कोर्ट से जवाब लिए। भगा दल थाना से। इंसाफ से यहाँ पैसा नहीं चाहिए। लेकिन इसका सच भी हम आपको बताते हैं। पीड़ित महिला अनपढ़ है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। उसकी माने तो एक सादे कागज पर साइन कराए गए थे। 24 तारीख को डॉक्टर ने ये कल कि कुछ हो जाएगा, हम मरीज नहीं ले जाए यहाँ से उठाए कर। 22 तारीख को कल के ले जा यहाँ से। अभी ले लो तो की देखे छे डॉक्टर? अखनी सर डॉक्टर नहीं एलो जाबी। कब से नहीं एलो? राति से नहीं एलो, खाली सिस्टर एले। सिस्टर ने 2टा सुइया देलको छे, यहाँ से गेलो छे। लगे छे वो जीते न तब इलाज करते जीते की नहीं इलाज करे छे तो नहीं इलाज करते तो मरले तर नहीं छे नी। पति नर दे हम नर बे, हम आगे लगा के जरी जबे यही हॉस्पिटल में। की मांग करे छे ये न्यूज़ से? हम यही चाहे छे पति जैना शरीर छे रहना शरीर में पति करी देते। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने इस मामले में बाद में FIR दर्ज किया और खाकी की तेजी भी देखने को मिली। एक आरोपी पकड़ा भी गया, लेकिन पुलिस को हरकत में आने में लगे लंबे वक्त के पीछे क्या वजह रही, ये मालूम नहीं चल सका है। इतना ही नहीं, सिस्टम कहां तक सड़ चुका है, इसकी फहरिस्त अभी लंबी है। सदर अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीड़ित शख्स का इलाज चलता रहा, लेकिन इलाज के 20 दिनों बाद जनवरी की 23 तारीख को उसे सदर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि पीड़ित शख्स के जख्म अभी भरे भी नहीं थे। यह है यहाँ की व्यवस्था, जहां एक गरीब को अपना इंसाफ पाने के लिए हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। लगता है जैसे वो किसी और गोले से आया है। उसे अपने लिए न्याय का हक पाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मीडिया में खबरें दिखाए जाने के बाद अस्पताल ने उसे दोबारा भर्ती कर लिया और उसका इलाज शुरू हो सका। लेकिन हमारी संवेदनाएं कितनी शून्य हो चुकी हैं कि एक शख्स अपने दर्द से कराह रहा होता है और उसे इलाज के लिए भी सिस्टम से टकराना पड़ता है। हाँ, जो भी डिस्चार्ज किया वो आपके पास से वो कागज है, वो हमको दे देते जरा सा कागज। कौन डॉक्टर साहब की जानकारी आपको? कागज में तो आपने दिया हमको, आप तो लेने चल गए ना। आपके पास भी तो कागजात हैं।
अरे भाई उसमें आपका तारीख लिखा हुआ है, उसमें सब लिखा हुआ, रोगी का नाम खोजेंगे हम कैसे बीएसटी, क्योंकि यहाँ तो ढेर रोगी रोज आते हैं, तो उसका फोटो हमको दे दीजिए। 3 जनवरी को मरीज आया? नहीं मरीज नहीं, मरीज 3 जनवरी को एक ही नहीं आया, मरीज तो कई आता रहता है। आप हमको फोटो कॉपिया उसको दीजिए, चाहे वो कार्बन कॉपिया दे दीजिए, मैं तुरंत 1 मिनट में बीएसटी खोज लूंगा और देख लेंगे कि कौन डॉक्टर साहब क्यों दिए छुट्टी, क्या परिस्थिति, छुट्टी देने लायक था कि नहीं देने लायक था छुट्टी, तब फिर भी क्यों दिया गया छुट्टी, तो उस पर कार्रवाई कर देंगे डॉक्टर पर। लगता है सिस्टम में गरीब के लिए कोई जगह नहीं। जिस सूबे का मुखिया खुद महादलित तबके से आता है, उस सूबे में भी उम्मीद की रोशनी फड़फड़ा रही है। इस टिमटिमाती रोशनी को बुझने से पहले बचाने की जरूरत है, लेकिन लगता है सिस्टम की सड़ांध ने लोगों को इस रोशनी से दूर ही रखा है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। कुछ दलालों की नजर आज भी उन पर लगी हुई है। देखिए कैसे बेटियों को दलदल में ढकेला जा रहा है। खतरे में बिहार की बेटियां। बिहार की बेटियों को बेचा जा रहा है। सुरक्षित नहीं है बिहार की बेटियां। इंसानी चमड़ी के सौदागरों की बुरी नजर है बेटियों पर। देश के बाहर भी भेजी जा रही हैं बेटियां। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों की चिंता करते हुए उनके लिए बेहतर जीवन और सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी ये बातें बेमानी होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे ही देश के बिहार राज्य की बेटियों को बेचा जा रहा है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। जी हाँ, ये सच है और ये सच सामने आया है बिहार के किशनगंज जिले से। जिस राज्य की बेटियां ही सुरक्षित नहीं, वहाँ विकास कैसे हो सकता है और वहाँ का समाज आगे कैसे बढ़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ की बेटी बेची जा रही है। किशनगंज जिला नेपाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है। इसकी यही भौगोलिक स्थिति मानव तस्करों को भाती है। आपके सामने दिख रही ये बेटी किशनगंज की है, जिसे दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया था। शादी का झांसा देकर पहले तो इसे मोहजाल में फंसाया गया और फिर उसके बाद इसे उतार दिया गया जिस्म की मंडी में। दिल्ली से इंसानी चमड़ी के सौदागरों से बचकर निकली इस बेटी की पीड़ा आप खुद सुनिए। यहाँ से मेरे को लेके गया पहले वैसी, जो लड़का लेके गया वैसी, उस लड़का अपनी वहाँ से पहले कपड़े उपड़े लिया, कपड़े लेके वहाँ से चला गया कटिहार में टरान पकड़ा दिया। वहाँ से गया लुधियाना से चला गया पुराना दिल्ली से या टोनी को बुलाया तो टोनी आया वहाँ से, तब टोनी से टका लिया ना क्या लिया, उसके साथ बात कर लिया जिसको मैंने बेचूंगी। गांव के ही एक युवक ने पहले तो अपने प्यार के जाल में से फंसाया और उसके बाद शादी का झांसा भी दिया, लेकिन उस हैवान के इरादे खतरनाक थे। वो पीड़ित लड़की को पहले लुधियाना ले जाकर बेचता है। इसके बाद इस लड़की के बिकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस लड़की को महज 5 महीने के भीतर 3 बार अलग अलग चमड़ी के सौदागरों के हाथों बेचा गया। मुझे अंदाजा लग रहा है कि सैकड़ों से ज्यादा, हजारों लड़कियां, सैकड़ों ना कहें हजारों से ज्यादा लड़कियां इस जगह से लापता हैं। और ये सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ से नेपाल भी कितनी बच्चियां गई होंगी जो लापता हैं, अब तक नहीं मिल रही हैं। और रेड लाइट एरिया है किशनगंज में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको भी खत्म करने की जरूरत है। दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाके में जहाँ से पुलिस ने इसे पकड़ा, वहाँ एक कबाड़ी की दुकान थी। इस दुकान की आड़ में ही चकला घर चलाया जा रहा था। तब ये लड़की टोनी नाम के एक शख्स के हाथों बिकी थी। इतना ही नहीं, काम नहीं करने पर इसे यातनाएं देने से भी वो हैवान बाज नहीं आते थे। उनकी यातनाओं के आगे घुटने टेकते हुए इस लड़की ने उनकी बातें कबूल कर ली थी। वो तो भला हो कि इस समाज में
कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं। एक समाजसेवी और पुलिस की मदद से पीड़ित लड़की इस दलदल से बाहर निकली। अब ये लड़की इंसाफ की गुहार लगा रही है ताकि फिर कोई और बेटी जिस्म की इस मंडी में न धकेली जाए। जी अपनी बीवी को लेने के लिए मेरे पास से गया। किस तरह से तुमको पिटाई करता था? पिटाई तो बुरी तरीके से बहुत करता था वो। खाना उना देता था? हाँ खाना उना देता रहा। ऊपर से नीचे नहीं देखने जा रहा था, कहीं नहीं जाने दे रहा, खाली अंदर रख रहा था। एक ही कमरे में बंद रखता था? हाँ एक ही कमरे में बंद रखा था। उसको सजा देना चाहती हूँ। जो लड़का मेरे को यहाँ से भेजा, लड़का लड़की, उसको सजा दूंगी मैंने। नहीं तो ऐसी करके सजा नहीं दूंगी तो ऐसी करके किसी और लड़की से करेगा फिर। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पहले तो इसे लेकर मामला दर्ज किए जाने से इनकार किया जाता रहा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस को ऐसी किसी भी मामले को बेहद संजीदगी से लेना होगा ताकि फिर कोई और बेटी किसी और मंडी में ना उतारी जाए। इसका अपहरण हो गया था और हम लोग इसकी छानबीन में लगे हुए थे। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि यह बच्ची दिल्ली में है और सीमापुर थाना क्षेत्र में है। यहाँ से हमारी पुलिस गई और हमारे द्वारा भी दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया था। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे टोनी नामक एक व्यक्ति के घर से बरामद किया और यह भी पता चला कि टोनी के घर में और भी लड़कियाँ थी और टोनी और उसकी माँ यह मिल करके वहाँ देह व्यापार का काम करते। बहरहाल हर बेटी इस लड़की की तरह खुशकिस्मत नहीं जो उन हैवानों के चंगुल से छूट जाती है। इन बेटियों को बचाने के लिए समाज, प्रशासन और सरकार को आगे आना होगा। बेटियों को हमारे यहाँ लक्ष्मी माना जाता है और लक्ष्मी की तरह पूजा की जाती है। जरूरत है आगे आने की ताकि फिर से कोई बेटी कोठे पर न बैठाई जाए। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। और कहा एक शिक्षक ने मर्यादा को किया तार तार। दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के चेयरमैन पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। आरोप रांची की ही एक छात्रा ने लगाए हैं। अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ये चूंकि घर की इज्जत का बात है, छोड़ने तो नहीं जा रहे हैं, ये तय है इनका। उनका जो मीडिया हाउस है वहाँ से हमें धमकियाँ आ रही हैं। पैसे का ऑफर ना एक्सेप्ट करने पे वो धमका रहे हैं। पापा के ऑफिस में आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं लोग कि तुम ये बात बंद करो, सेटल करो हर चीज़ का। तो मैं ज़रूर इसको अंत तक करूँगी, मैं इसको सेटल नहीं करने दूँगी। तो सुना आपने, इस आवाज में दर्द के साथ ही विश्वास की उम्मीद भी है। विश्वास है कि इंसाफ मिलेगा, विश्वास है कि आरोपी को बेनकाब कर दिया जाएगा, विश्वास है कि ये लड़ाई अपने अंतिम परिणति तक पहुंचेगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस लड़ाई की बात की जा रही है, तो सुनिए, हम आपको पूरा सच बताते हैं। ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। एक नामी ग्रामी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन के ऊपर आरोप लगा है। आरोप है कि चेयरमैन इसी संस्थान की एक छात्रा के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। वो उसकी अस्मत के साथ खेलना चाहता था, लेकिन पीड़ित छात्रा ने उसकी हैवानी करतूत को सबके सामने लाने की ठान ली। ये छात्रा रांची की रहने वाली है और जयपुर के एक शिक्षण संस्थान में पढ़ती है। वहां के पारा मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। पहले आप खुद उसकी जुबानी उसका दर्द सुनिए। एनआर को 25 अक्टूबर को इनका इनॉग्रेशन था। पापा के पास कार्ड आया था तो पापा मुझे लेकर गए थे और पहले मैंने यूनिवर्सिटी भी देखा था एक आधी बारी। तो उस दिन जब मुझे लेकर गए थे तब मैं उनसे मिली थी। क्या हुआ मिलने के बाद? पर्सनली कब मुलाकात हुई? पर्सनली नीचे जब प्रोग्राम चला था तो 8 बजे के करीब वो ऊपर जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा मेरे साथ चलो, मैं बात करना चाहता हूँ। तो उस टाइम उन्होंने मुझे ऊपर लेके गए और फिर उन्होंने बात करी और बदतमीज़ी की यूरोप भेजने के बारे में और कहा मैं तुम्हारा करियर बनाना चाहता हूँ। बदतमीज़ी, हाँ, BNR चाणक्य स्टेशन रोड।
तो सुना आपने, 25 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के संचालक डॉक्टर BS तोमर रांची आए थे। तोमर किसी कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। आरोपी तोमर ने पीड़िता और उसके पिता को भी आमंत्रित किया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद छात्रा को कमरे में बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यूरोप भेजा जाना है। ये बताते हुए तोमर छात्रा के बगल में बैठ जाता है और अश्लील हरकत करना शुरू कर देता है। मैंने कुछ नहीं लगा क्योंकि वो 70 साल के हैं, तो मैंने कुछ रिएक्शन नहीं किया कि 70 साल का इंसान क्या करेगा, हमारे दादाजी की उम्र के हैं, तो इसलिए मैंने सोचा वो होगा फैमिली ऐसा रहेगा कुछ रहेगा, बट उनकी बदतमीजी बढ़ती गई। बाद में तबीयत ख़राब थी, मुझे 2 तारीख को जाना था, मैं गई नहीं। फिर मैं यूनिवर्सिटी गई तो मुझे अनऑफिशियल टाइम पे 5 के बाद यूनिवर्सिटी में हमेशा बुलाया जाता था, उनके मतलब चेम्बर में बुलाया जाता था हमेशा रेगुलर बेसिस पे, और हर बार ये कैरियर बना दूंगा, यूरोप जाने के बारे में बुलाया जाता था। बदतमीजी रहती थी और हमेशा कैरियर बनाऊंगा ये। फिर उन्होंने ये इंटीमेट लेडी, कॉन्फिडेंशियल लेडी, इंटिमिश वर्ड, इन तरीके की डबल मीनिंग शब्द यूज़ करने लग गए और बदतमीजी उनकी रहते गई। फिर फाइनली 4 तारीख को उनका कॉल आया और फिर मैंने घर पे सब चीज़ बताया और मैं वापस आ गई वहाँ से भागकर हॉस्टल से किसी भी तरीके से। पीड़ित छात्रा ने तोमर की इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि तोमर की उम्र 70 साल है। लेकिन आगे भी तोमर की हरकतें कायम रही। जयपुर के अपने दफ्तर में तोमर छात्रा को अक्सर अनऑफिशियल टाइम में बुलाने लगा। तोमर की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। अब वो छात्रा को अश्लील कॉल भी करने लगा। लिहाजा छात्रा ने रांची के चुटिया थाने में मामला दर्ज करा दिया। क्या है कि चूंकि कॉज ऑफ एक्शन चुटिया ही का है, BNR का ही है, तो FIR दर्ज कराया गया इस पे उचित कार्रवाई करने के लिए। आप लोग कहाँ पे जाएंगे आगे? देखिए, ये चूंकि घर की इज्जत का बात है, छोड़ने तो नहीं जा रहे हैं, ये तय है इनका। और ये पहले भी काफ़ी लड़कियों के साथ इन्होंने बदमाशियाँ की है जिनको इन्होंने मैनेज कर लिया है, लेकिन इस बार जो है वो नई स्पेयर होंगे और उनको हम लोग जो है कन्विक्शन करवाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए DGP राजीव कुमार ने खुद मामले को देखना शुरू कर दिया। मामला गंभीर है और दूसरे राज्य का है, लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी गई है। उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में केस है और उसमें हम लोग राजस्थान पुलिस से पूरा सहयोग लेके और जो भी जिस पे आरोप लगा है और साक्ष्य उपलब्ध है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं देख रहा, मैंने देखा है, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी है। ठीक है, मैं अपने से कार्रवाई कर रहा हूँ। गंभीर है ये विषय? नहीं, ये आरोप बड़े मतलब इस तरह के यौन शोषण के आरोप हैं। इसमें हम पूरी गंभीरता के साथ इसका अनुसंधान कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। दरअसल तोमर की अश्लील हरकतों को नजरअंदाज कर रही छात्रा तब दंग रह गई जब आरोपी तोमर की पत्नी ने खुद अपने पति की हरकतों के बारे में बताया। उनकी मिसेज ने कहा था कि उनके साथ यूरोप मत जाना, वो अच्छे इंसान नहीं है, उनके ऊपर कई रेप केसेस है और उन्होंने कई रेप किए, तो प्लीज मत जाना। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपों के मुताबिक कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुके तोमर का अंजाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है। जुर्म की दुनिया की खबरों के साथ कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।